मैं कह रही हूँ अभय, ये उन्हीं के परिवार का काम है। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। बाहर वालों की हिम्मत नहीं होगी इस घर के बहू बेटे को गायब करने की। और हमारे घर की बहू क्यों बच्चे को लेके बाहर चली जाएगी? और जो भी हो जाए, उसके चरित्र में खोट है, ऐसा तो कभी किसी ने नहीं कहा। माँ को शांत करके ही सब कुछ सोचना पड़ेगा। चाचा जी के परिवार को दोष नहीं दे सकते, कोई प्रमाण नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि इस घर में इतना बड़ा हादसा हो गया और उधर भैया और भाभी में कोई असर नहीं दिख रहा है। हमेशा तो घर को सर पर उठा लेते हैं। वो छोटी बहू चालाक है, बहुत चालाक है वो। जब देखा खुद का बेटा नहीं हो रहा है तो हमारी बहू को गायब कर दिया। नहीं, गायब नहीं किया है। सरजू को इन्होंने कहीं और छिपा दिया है। इनका इरादा कुछ हो रहा है, लेकिन आखिर वो है क्या इतने दिन से, वही तो समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो लोग मेरे बेटे का नुकसान करेंगे। अच्छा, नहीं लगता वो लोग नुकसान करेंगे? अरे उन्हें इतना अच्छा मत समझ अब है। तू मेरी बात सुन बेटा, मेरी बात सुन। अभी जाके उनसे पूछ क्या किया है उन्होंने मेरे पोते के साथ और क्यों किया है। तुम्हें सच में नहीं पता कि मेरी पत्नी और बेटा कहाँ है? देखिए भैया, कुछ छुपाइए मत। चंदन, झूठ मत बोल बेटा, इसमें तुझे पाप लगेगा। तुझे बेटा नहीं हो रहा है तो क्या दूसरों के बेटे का नुकसान करेगा? इससे तुझे शांति नहीं मिलेगी। क्या हुआ, जवाब क्यों नहीं दे रहे? भैया इसे चुप मत रहिए, आप मेरे मन की हालत नहीं जान सकते। बताइए वो लोग कहाँ हैं? छोटी चाची, आपके किसी भी सवाल का मैं जवाब नहीं दूंगा। इसका कारण ये है कि अभय की पत्नी और उसके बेटे का कोई नुकसान हो, ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकता और सोचूंगा भी नहीं। लेकिन अभय के सवाल का जवाब मैं दूंगा। क्यों अभय, आज अचानक से सरजू बहू की खबर पाने के लिए इतने चिंतित क्यों हो? उसने तुम्हें बेटा दिया है इसलिए? क्यों? सही कहा ना? कभी उसे पत्नी के तौर पर जरा भी सम्मान दिया है तुमने? हमेशा उसे अपने पैरों में रखा है। एक नारी की भी इज्जत होती है अभय, लेकिन वो तुम्हारे जैसे पुरुषों के मन में आती ही नहीं है। मौका पाकर बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान बांट रहे हैं ना आप। सीधी तरह से बताओ, सरजू कहाँ पर है, मेरा बेटा कहाँ पर है? ये खबर तो आपको नहीं बताई जाएगी देवर जी। सिर्फ इतना जान लीजिए कि वो जहाँ कहीं भी है उस पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। इस बात का मतलब क्या है? चंदर, दादी, अभय की पत्नी और उसका बेटा सुरक्षित और स्वस्थ है। आपको बिल्कुल पता नहीं है दादी, अभय ने उसकी क्या हालत की है। उस डर और अत्याचार से परेशान होकर अपने बेटे को गंगा के पानी में बहाने चली गई थी। क्या कह रहा है चंदन? हाँ छोटी चाची, सरजू का दिमाग सही नहीं था। वो बार बार कह रही थी कि अगर उसका बेटा नहीं बचता है तो आप लोग उसे घर से निकाल देंगे। इसलिए कल रात को वो अपने बेटे को गंगा के पानी में बहाने गई थी। भाग्य अच्छा था कि मैंने उसे बाहर निकलते हुए देख लिया। अब तो सारा दोष सरजू बहू का ही होगा। जो भी हो, मैं उसे इस घर में नहीं लाऊंगा। पहले वो मानसिक तौर पर स्वस्थ हो जाए, उसके बाद ही उसे इस घर में लाऊंगा। वो अपनी मर्जी से बाहर रहेगी क्या? वो तो अपनी मर्जी से बाहर नहीं रह रही। तुम लोगों ने उसे, चलो जाने दो। देखो अब है, इस बात को लेकर कोई बखेड़ा हो मैं नहीं चाहता। नहीं तो मैं तुम्हारे नाम की शिकायत करने में पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हें जरूर पता होगा, कानून ने नियम बनाकर समंदर में संतान को बहाने की प्रथा पर रोक लगाई है। तुम्हारी पत्नी ने कानून का उल्लंघन किया है।
और उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। आप अलग अलग बातों से जाल बुन रहे हैं भैया। एक बार भी नहीं बता रहे कि वो लोग कहाँ हैं। आप इस तरह से मेरी पत्नी और मेरे बेटे के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। इससे साफ पता चलता है कि ये सब आपका षड्यंत्र है। मैं चाचा जी को सब बता दूंगा। सरजू बहू के पिताजी आए हैं। आपने मौसा जी को यहाँ आने के लिए कहा था, है ना? हाँ रानी, वो चाहते हैं कि सरजू बहू और उसका बेटा उनके पास ही रहे। मुझे लगता है कि यही सही निर्णय है। इसके अलावा अगर सरजू बहू यहाँ वापस आती है तो छोटी चाची उसको कितना मानसिक यातना देंगी, ये कभी सोचा है तुमने? और बच्चे के दिमाग में हमेशा ये बात भरी जाएगी कि वो इस परिवार का एकमात्र बेटा है, और सिखाया जाएगा कि कैसे संपत्ति के लिए लड़ा जाता है। अरे छोटी बहू, इतना सब कुछ हो गया है और तुम दोनों मुंह पे ताला लगा के बैठे हो। मैं तो सबको बताना ही चाहती थी, लेकिन इन्होंने मुझे मना किया था। रात को अपनी आंखों से जो मैंने देखा है, वो अभी भी सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। रघुवीर की असीम कृपा है कि सरजू का बेटा बच गया। मैं एक बार पूजा घर में जाती हूँ, एक बार प्रणाम करके आती हूँ। बहुत आशा लेकर आया हूँ नाती का चेहरा देखने के लिए। अरे 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 कल्याण हो बेटा। तो सरजू ठीक तो है ना? और मेरा नाती? वो कैसा है? कैसे बताऊं? अभी तक उसके कमरे में नहीं गया। बेटे का चेहरा अब तक नहीं देखा। मैं तो चाहता था कि मेरे घर ही नाती का जन्म हो। तुमने ही नहीं सुना। सुना है आप अपने नाती का चेहरा देखने आए हैं, लेकिन बस एक छोटी सी मुश्किल है। माँ और बेटा तो अभी भी प्रसव के कमरे में है, तो ऐसे में एक बार वो लोग प्रसव के कमरे से निकले तो अभय खुद जाके आप रहने दीजिए। आप झूठ बोल रही है, आपके चेहरे से पता चल रहा है। और परेशानी मत उठाइए। आप लोगों की चिंता कम करने के लिए ही मैं आया हूँ। तो अब सरजू और मेरा नाती दोनों को मेरे घर भेज दीजिए। और हाँ, अब से वो लोग मेरे घर में ही रहेंगे। इसका मतलब? क्या बात कर रहे हो? इसका मतलब नहीं समझे तुम? मैंने अपनी बेटी और नाती इस दास परिवार में कभी नहीं भेजूंगा। नाती की परवरिश मैं करूंगा। नमस्कार। चलता हूं दास महाशय। दास महाशय आप ऐसा नहीं कर सकते। आप इस तरह हमारे परिवार के बेटे को छीन नहीं सकते, यह अन्याय है। चुप हो जाइए। जिस घर परिवार में नारी की कोई इज्जत नहीं, वहां न्याय अन्याय की बातें हो रही है। इसमें जरूर भैया का हाथ है।
सरजू और मेरे बेटे को वो ही मायके पहुंचा के आए हैं। मैं उनको नहीं रुक छोड़ूंगा। जाओ जरा अभय। अगर चंदर ने ये काम किया है तो क्या उसने कुछ गलत किया है? सरजू बहू को तो तुमने पागल कर दिया है। इस घर से जाकर तो वो बच गए हैं। आपका नाम लेकर कोई काम शुरू करने से वो शुभ होता है रघुवीर, लेकिन कितने लोग भगवान के नाम पर अधर्म किए जा रहे हैं। अंधविश्वास अधर्म के बारे में वो जो कहते हैं वो तो गलत नहीं है। अच्छा रघुवीर, आप खुद इस धरती पर क्यों नहीं आते हैं अधर्म का विनाश करके धर्म की प्रतिष्ठा करने? त्रेता युग में राम रूप में और द्वापर युग में कृष्णा के रूप में आए थे अधर्म का विनाश करके धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप इस बार भी आएंगे, आप धरती पर आएंगे। लेकिन किसके घर में आएंगे आप रघुवीर? किसके घर में आएंगे आप? कहाँ पर आएंगे? हे रघुवीर, कृपा कीजिए। कमर पुकुर की मिट्टी में मैं पहली बार खेती करने जा रहा हूँ। मेरा ये काम सफल हो भगवान। इस धान के पौधों से अच्छे से फसल फले, मेरा खेत धान से भर जाए। जय रघुवीर, जय रघुवीर, जय रघुवीर। माँ, आप जल्दी से पिताजी को खाना दे दीजिए। पिताजी, आप खेत जा रहे हैं ना? हाँ बेटा, अभी जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। पता है राम, जब हम लोग डेरा गांव में रहते थे तब 100 बीघा जमीन पर धान की खेती करता था, लेकिन कभी गिन नहीं पाता था। और यहाँ कमरपुकुर में रघुवीर ने मुझे 1 बीघा जमीन दी है, इसलिए सोचा आज पहले दिन ही रघुवीर का नाम लेकर मैं अपने हाथों से धान रोपूंगा। अच्छा पिताजी, 1 बीघा जमीन में 100 बीघा जमीन का दान होगा? होगा 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 रे। रघुवीर जो चाहते हैं वही होता है, वही होता है, वही होता है। अच्छा हो गया हो गया, आप दोनों बाप बेटे के गपशप से कुछ होगा? अब आइए तो कुछ खाने के बाद खेत पर चले जाइएगा। हाँ हाँ, चलो चंद्रा, चलो चलो। आज पहला दिन है, मुझे जल्दी जाकर धान के पौधे रोपने होंगे। आजा बेटा काटू, तू भी कुछ खा ले। आजा जरा। माया, अब तुम्हारा बेटा सारी सीमाएं लांघ चुका है। वो खुद जाके सरजू बहू को उसके मायके पहुंचा के आया है। उसने खुद इस बात को गुप्त रखा और छोटी बहू को भी चुप रहने को कहा। तुम्हें ये सब पता था? बस कुछ देर पहले बड़ी बहू ने मुझे ये बात बताई थी। अच्छा, आपको क्या हुआ है? इसमें आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? गुस्सा नहीं करूंगा। क्या बोल क्या रही हो तुम? हाँ, दास परिवार का संतान होने के नाते वो अपने परिवार के बारे में कुछ भी नहीं सोचे। घर की बात उसको घर के अंदर ही रखनी चाहिए थी। क्या जरूरत थी दास महाशय को ये सब बातें बताने की? मेरे चंदर ने सही काम किया है। इस विषय में मैं आपके साथ सहमत नहीं हो पा रही हूँ। एक बार अपना दिमाग शांत करके सोचिए जरा। हमारी सरजू बहू को उसके मायके में नहीं छोड़कर अगर वो लोग उसे यहाँ लेकर आते तो क्या अनहोनी होती। छोटी सरजू बहू को बहुत मारती है। मैं उस पर दिन रात ध्यान रख पाती हूँ? अभय और छोटी दोनों मिलके सरजू बहू पर अत्याचार करते हैं, मारपीट करते हैं। रोक पाते क्या हम लोग? कितनी देर उस लड़की की रक्षा कर पाते? सुनिए, सरजू बहू एकदम पागल जैसी हो गई है। वो लड़की होश में नहीं है।
ये सब कुछ हुआ है छोटी और अभय की वजह से। हमेशा वो लोग उस लड़की को बोलते रहते हैं, बेटा चाहिए, स्वस्थ बेटा चाहिए। इसी वजह से उस लड़की की ऐसी हालत हो गई है। हमारी चंदर ने जो भी किया है बिल्कुल ठीक किया है, कह देती हूँ। आपको तो पता है छोटी की नजर हमेशा रुपए पैसे संपत्ति पर टिकी रहती है। इसके अलावा समधी जी तो सरजू बहू के पिता हैं। वो अपने बेटी की रक्षा नहीं करेंगे। उनकी बेटी और नाती को अच्छे से रखने की क्षमता है उनमें। लेकिन माया, इसके लिए घर की बहू पहले है या जान बचाना पहले है? आप बताइए तो। अभी छोटी को सही सबक मिलेगा। वो जो कहावत है ना, दांत रहते लोग दांत का मूल्य नहीं समझते हैं, छोटी की भी वही हालत हुई है। सुनिए, आप इन सब के बीच में मत पड़िए। हाँ, मैं भी देखती हूँ आखिर में क्या होता है। इसका मतलब तुम भी कह रही हो कि जो हुआ सब ठीक हुआ है? जो भी हुआ है, कुछ गलत हुआ है क्या? दिमाग शांत करके आप ही बताइए ना। कितनी बार मैंने छोटी से कहा कि घर की लक्ष्मी पर इतना अत्याचार मत कर। मेरी कोई बात उसने नहीं मानी। और अभी वो रो रही है। और आप बिना कुछ समझे। बस। जो समझना था मैं समझ चुका हूं। तुम्हारी बात ही रहेगी माया। मैं काली को बोल देता हूं कि सरजू बहू को अभी उसके मायके से वापस ना लाया जाए। कुछ दिन बाद परिस्थिति में सुधार आ जाए तब देखा जाए। निरक्षरता भाई, राजचंद्र निरक्षरता। ये देश बिल्कुल निरक्षरता के अंधेरे में डूब चुका है। एकमात्र शिक्षा का उजाला इस देश के लोगों के मन के अंधेरे को दूर कर सकता है। वही सब पुराने सोच विचार को पकड़ के बैठे हैं लोग। नहीं तो सोचिए ना, बैंक के फायदे और निर्भरता को लेकर कोई कुछ भी नहीं सोच रहा है। भाई द्वारकानाथ, इतने दिनों का अंधेरा तो एक दिन में समाप्त नहीं हो सकता। हम लोगों को और धैर्य के साथ लोगों को समझाना पड़ेगा। भाई राजचंद्र, आपको क्या लगता है? ये कोशिश मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद एक एक आदमी को समझा रहा हूँ। लेकिन वो दत्ता परिवार, घोष परिवार, मितिर परिवार किसी की बातें नहीं सुन रहे। एक ही बात दोहरा रहे हैं, स्त्री के धन को घर के बाहर नहीं जमा कर सकते। मिट्टी की खुदाई करके धन रख देंगे लेकिन बैंक में नहीं रखेंगे। राम मोहन राय ने सही कहा है, समाज में नव जागरण की जरूरत है। हर क्षेत्र में, शिक्षा, व्यापार, धर्म, समाज, हर क्षेत्र में परिवर्तन की जरूरत है। भाई द्वारकानाथ, राम मोहन रॉय बुद्धिमान इंसान है और इसीलिए उनकी बातों का सम्मान करते हैं। इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं अपनी पत्नी को पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। घर से ही शुरू हो शिक्षा प्रसार का काम।